एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि यहां पर वो शख्स मौजूद है जिनकी युवा सोच तो है, और युवा सोच जब होती है, क्योंकि हमारा देश भी युवा है, और जब इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो जोशीले अंदाज के साथ आगे बढ़ते हैं। होशोवास भी जरूरी है, जोश भी जरूरी है, और दोनों इनके पास है, और इसलिए इनका स्वागत इसलिए भी हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक बड़ा जिम्मा सर आपके पास है शिक्षा का। जब ये महकमा आपको मिला होगा तो आपने भी सोचा होगा कि एक बड़ा चैलेंज तो आपके सामने भी है, हर बच्चे को शिक्षित करना। हिमाचल प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, उसको आगे बढ़ाना, और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र हो, वहां तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए। आपके नाम में रोहित हिट है, तो रोहित एंड टीम के लिए वो शिक्षा का हिट मॉडल क्या है? आपने सही कहा है कि शिक्षा विभाग अगर हिमाचल के परिवेश में अगर आप बात करेंगे, काफी बड़ा महकमा है। टोटल जो हमारी मैन पावर आपकी प्रदेश सरकार की 2,12,000 के आसपास है, और जो विभाग मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं उसमें ही लगभग जो हमारे एम्प्लॉयज की संख्या लगभग कोई 1,15,000 के आसपास आती है। और पहले से लेके, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, और एक वो भी समय था, अगर हम 1947 की बात करेंगे, सबसे पिछड़े क्षेत्रों में हमारे प्रदेश को गिना जाता था, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र था, कबायली क्षेत्र हमारा आपका किन्नौर, लाहौल स्पीति, भरमौर, ऐसा बहुत सा क्षेत्र था, और मात्र 5% के आसपास आपकी लिटरेसी रेट थी। जैसे भी आपने कहा, आज एक प्रसन्नता का विषय है कि आज वही लिटरेसी रेट आपकी बढ़कर लगभग कोई 85% से ऊपर हो चुकी है। आज हमारी सरकार का, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का जो मेन फोकस रहेगा, जहां हमने अपने आय के साधन सृजित करने हैं, और विशेषकर अगर हिमाचल की बात करें, यहाँ पर हमारे जो मुख्य जो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के, उसमें हमारा पावर सेक्टर है, उसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, जहां जो वित्तीय बजट अभी 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में रखा है, जहां हमने फोकस किया है कि अपने आय के साधन को और सृजित किया जाए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकता, जिसमें सर्वोपरि जैसे आपने शिक्षा की बात कही है, इसमें भी एक रचनात्मक सुधार हो, और उसमें विशेष रूप से जहां क्वांटिटेटिव एजुकेशन, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने 85% का आपको एक आंकड़ा दे दिया कि हम लगभग केरला और गोवा की श्रेणी में खड़े हो चुके हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम गुणवत्ता युक्त यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ जाए। और इसी सोच के साथ इस वित्तीय वर्ष में भी लगभग कोई 8,828 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा हमारे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें जॉब बेस्ड एजुकेशन हो, इन सभी बातों को लेकर जो मेन फोकस हमारे विभाग का रहेगा, यानी शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, वो आपका क्वालिटेटिव एजुकेशन एंड सेकेंडली जॉब बेस्ड एजुकेशन, ये हमारे, मैं समझता हूँ, कार्यप्रणाली सरकार का या विभाग की अगर आप बात करें, ये मुख्य हमारे उद्देश्य रहेंगे। मैं जब स्लोगन की बात करता हूं तो मैंने कई बातें आपकी सरकार के बारे में सुनी हैं। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मानवता दृष्टिकोण का जिक्र करते हैं कि हमारी सरकार इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। और जब शिक्षा के क्षेत्र की बात होती है सर, शिक्षा हर किसी का अधिकार है और उसे वो मिलना चाहिए, ये सोच आपकी भी है, आपकी सरकार की भी है। लेकिन फिर वही बात कि पहाड़ी राज्य है और कई चुनौतियां हैं। एक बच्चा जिसे स्कूल जाने में कठिनाई होती है, उसका रास्ता कठिन होता है, और वो परेशानी सरकार समझती है, लेकिन उसका समाधान, कहीं पर पुल टूटा है, कहीं पर रास्ता ऐसा है कि दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन वो बच्चा जाना चाहता है, उसके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो सरकार आने वाले वक्त में क्या करने वाली है? क्या स्कूल को बच्चों के पास लाने वाली है, या बच्चों को एक सुविधा देने वाली है कि स्कूल अच्छे तरीके से जा सके? इस पर महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होनी चाहिए। जहां तक आपने ये सारा प्रारूप बताया है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जैसे हमारी जो एक फ्लैगशिप योजना भी है राजीव गांधी जी के नाम से, हमने डे बोर्डिंग स्कूल, ये अपने पूरे 68 विधानसभा हलकों में आने वाले 5 वर्षों में इनका निर्माण हो, जिसके माध्यम से आपको, मैं समझता हूँ, राष्ट्रीय स्तर की जो बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल है वो आप बच्चों को दे पाए। उस सोच के साथ इसी वित्तीय वर्ष में लगभग कोई, इसको योजना के बारे में थोड़ा बताएंगे? लगभग कोई 300 करोड़ का प्रावधान करके इसको प्रारंभ किया जाएगा। इसमें हमारी प्री नर्सरी से लेके आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक
लगभग आपकी सभी क्लासेस होगी। साथ ही साथ सभी स्ट्रीम्स, कॉमर्स, आपके आर्ट्स हो गए, आपका साइंस हो गया, सभी स्ट्रीम्स की एजुकेशन दी जाएगी। और सोच यही है, जैसे मैंने पहले कहा, कि आपकी बेस्ट एजुकेशन बच्चों को मिल पाए। और हमारे को अगर विरासत में बात करेंगे, हमारे को लगभग कोई 3148 ऐसे स्कूल मिले जहां पर सिर्फ एकमात्र टीचर था, यानी सिंगल टीचर स्कूल्स थे। 455 स्कूल ऐसे मिले, प्राथमिक पाठशालाएं, जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। लगभग 286 स्कूल ऐसे मिले जहां पर जीरो इनरोलमेंट थी, वहां पर स्टाफ था पर टीचर थे, वहां पर बच्चे नहीं थे। तो आज वर्तमान में हमारी सरकार सभी पहलू को देखते हुए निर्णय ले रही है, जहां प्रथम चरण में जो हमारे जीरो इनरोलमेंट के आपके प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स थे, उनको डी नोटिफाई किया गया है, जिनकी संख्या लगभग कोई 286 के आसपास बनती है। और साथ ही साथ मैं समझता हूं आज आवश्यकता है कि लगभग कोई 17,000 हमारे शिक्षण संस्थान आपके पूरे प्रदेश में खुले हैं। आज हमारी प्राथमिकता है कि जो वर्तमान का आपका, मैं समझता हूँ, शिक्षा विभाग का ढांचा है, उसको कंसोलिडेट करने की आवश्यकता, उसको स्ट्रेंथन, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मात्र ये ना हो कि चुनाव से पहले आप नोटिफिकेशन स्कूलों की कर दो, आपके पास धरातल में टीचर्स नहीं हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप पिछली सरकार का कार्यकाल के अंतिम 3-4 महीने देखेंगे, मात्र आपने 23 कॉलेज खोल दिए, और शुरू के 4.5 वर्षों में आपने सिर्फ 2 कॉलेज खोले। इसी तरह से अगर आप प्राथमिक पाठशाला से लेकर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करेंगे, आपने पूरे 4.5 वर्षों में, क्योंकि आपको जनादेश तो 2017 के अंत में मिल चुका था, आपने 4.5 वर्षों में सिर्फ आपने 175 स्कूल खोले, प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी। और जैसे ही आपको चुनाव की आहट होगी, कुछ तो चुनाव परिणाम जो बाई इलेक्शन आपके नवंबर 2021 में हुए थे, वहीं से ही क्रम आपका भारतीय जनता पार्टी का, मैं समझता हूँ, हारने का प्रारंभ हो गया था। फिर आपने 375 स्कूल खोल दिए। तो आज आवश्यकता है कि जहां पर नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशन खोलने की बात, और जो वर्तमान में हमारा शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में ढांचा बना है, चाहे उसमें महाविद्यालय की बात हो, महाविद्यालय आपने पटवार खाने में और पंचायत घर में खोल दिए बिना टीचर के। मेरे ही जिले में, हालांकि हमने उस संस्थान को, क्योंकि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र में कुपवी में वो कॉलेज खोला गया था, लगभग 188 बच्चे भी वहाँ पर इनरोल्ड है, वहाँ पर आपने 3 चौकीदारों के भरोसे आपने कॉलेज खोल दिया। तो जो मजाक है, जो राजनीति से प्रेरित बातें होती है, मैं समझता हूँ विशेषकर अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, ये बातें इनसे ऊपर उठकर होनी चाहिए। और जो नीड बेस्ड, जहाँ पर हमारे को भविष्य में भी ऐसा लगेगा कि इस संस्थान को खोलने से हमारे को बच्चों को लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये भी विकल्प आने वाले समय के लिए खुला रखेंगे। लेकिन वर्तमान में हमारा, जैसे मैंने पहले कहा, जो वर्तमान के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कंसोलिडेट करना है जी। और जो हमारे लगभग 12,000 के आसपास पद रिक्त पड़े हैं उनको भरने का क्रम भी आजकल चला है। रोहित जी, आपने बहुत विस्तार से बात की। आप ये तो मानते हैं कि अभी भी अध्यापकों की कमी है, कहीं कहीं कमी काफी दिखाई देती है, मुद्दे उठते भी हैं। तो आपने कोई ऐसा प्लान बनाया है, कोई ब्लूप्रिंट तैयार है कि रोजगार भी पैदा हो जाए डिपार्टमेंट से? एक बड़ा मुद्दा रोजगार का भी है, और जो टीचर्स की भर्ती है वो जल्द से जल्द करके जो कमी है अध्यापकों की वो भी पूरी हो जाए। इस तरह की कोई सोच है आपकी? लगभग अगर इन टोटल अगर आप बात करेंगे, हमारे पूरे प्रदेश में 12,000 पद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के आपके रिक्त है, जिसमें लगभग कोई 10,000 के आसपास हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में है और 2,000 के आसपास आपकी संख्या हायर एजुकेशन में है। और क्योंकि मात्र अभी 100 दिन की आप ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, लगभग हमने 3,000 के आसपास जो हमारी इसमें से आपके रिक्त थे पड़े पद, उनकी आपकी प्रक्रिया 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगी, जो बैच वाइज और मैं समझता हूँ प्रमोशन के माध्यम से हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आपकी जो रिक्त पद इनको भरा जाएगा आने वाले 1-2 महीने के अंदर। उसके उपरांत जो हमारे डायरेक्टली आपके कमीशन के थ्रू आपके अपॉइंटमेंट्स होनी है, क्योंकि आपको पता ही है हमीरपुर में जो सारा घटनाक्रम हुआ, जो आपके रोजगार को, जो आपके सभी पेपरों को बेचा जा रहा था, उसके कारण भी हमारी बहुत सी पोस्टें फिलअप नहीं हो रही। लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर स्कूल में पर्याप्त मात्रा में टीचर उपलब्ध हो और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ होगा, आप ये कह रहे हैं? पूरी ट्रांसपेरेंसी, हमारी सरकार, मैं समझता हूँ एक जवाबदेह सरकार है और अपनी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम कार्य करेंगे। टीचर्स की बात हो रही है, क्योंकि हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जिम्मा तो असल में टीचर्स के कांधों पर है। जी।
आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन टीचर एक अच्छा छात्र भी बना सकता है और वो आने वाले वक्त में हिमाचल का और देश का नाम रोशन भी कर सकता है। उन टीचर्स को कैसी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? उन टीचर्स को कैसे आप बता रहे हैं कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है? जो आपकी सोच मैंने देखी अभी बातों में, उन टीचर्स के लिए भी क्या सुविधाएं हैं? उनकी ट्रांसफर की पॉलिसी क्या है? अगर एक टीचर कंफर्टेबल जोन में अपना काम करेगा बिना किसी चिंता के, तो बेहतर शिक्षा दे पाएगा। उसके लिए आपकी सोच क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और जहाँ तक टीचर्स की बात आती है, हमारे गुरुओं की बात आती है, इसमें मेरे को पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन जी की बात याद आती है कि टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। अगर आपके टीचर जिस देश में, जिस क्षेत्र में, प्रदेश में अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से आपका वर्तमान ही उस क्षेत्र और उस देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। आज चाहे हम कोई भी नीति ले आए, कोई भी योजना ले आए, वो तब तक नहीं सिरे चढ़ेगी अगर हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे, अगर हम सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी को ना समझे और हम प्रयास करेंगे। जैसे आपने ट्रेनिंग की भी बात की है, ये भी हमारा मेन फोकस रहेगा, चाहे वो हमारे समग्र शिक्षा विभाग के माध्यम से हो, हायर एजुकेशन के माध्यम से हो। अभी तो हम राष्ट्रीय स्तर पे, जहाँ पर मैं समझता हूँ अच्छे रिजल्ट्स हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, तो निश्चित रूप से एक रिफ्रेशर कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लार्ज स्केल में चलाएंगे। और साथ ही साथ आपने एक बात ट्रांसफर पॉलिसी की भी कही है, ये भी सरकार के विचाराधीन है, क्योंकि बहुत सा समय इन ट्रांसफरों में चले जाता है और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी इस शिक्षा व्यवस्था पे भी पड़ रहा है। उन टीचर्स के लिए एक और खुशखबरी आप दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में उनके मानदेय या फिर उनको जो सुविधाएं मिलती है उनमें भी इजाफा किया जाएगा। कर्मचारियों को आपने बड़ा तोहफा देने की बात कही है। जी, जहाँ तक आपने अभी वित्तीय लाभ देने की बात कही है, आप जानते कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, कहने को तो डबल इंजन सरकार थी, लेकिन जो विरासत में हमें मिला है, लगभग कोई 75,000 करोड़ का ऋण मिला। 11,000 करोड़ की तो वो देनदारियाँ जो हमने डीए और मैं समझता हूँ पेंशन के रूप में अदायगी करनी है अपने कर्मचारियों की, अपने रिटायर्ड हमारे कर्मचारियों की। और इसके बावजूद भी जहाँ आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से ये भी क्योंकि प्रयास करेंगे, क्योंकि टीचर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ी वित्तीय स्थिति हमारी बेहतर हो जाए और उसके लिए प्रयास भी हो रहे। आपने देखा वाटर सेस एक्साइज पॉलिसी में जो निर्णय प्रदेश सरकार ने किया, उसके लाभ भी प्रदेश को मिल रहे हैं, ये देखने को आया है। वीकर सेक्शन की बात करूं, मैं अभी शांडिल साहब से बातचीत कर रहा था इसी मसले पर, उनके महकमे से जुड़े हुए। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं आज उनके पास इतनी आमदनी नहीं, पैसा नहीं कि अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके। उन बच्चों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उनको पौष्टिक आहार देने के बारे में आप क्या सोच रहे हो? स्कूल में जाए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, बच्चे को ये फील ना हो कि वो स्कूल में है कि घर में। इस तरह के हम अगर एनवायरनमेंट उन बच्चों को देंगे तो उनका मन लगेगा पढ़ाई। मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक ह्यूमन टच के साथ आगे चलने वाले व्यक्ति हैं। और जैसे मुझे याद है, जैसे उन्होंने 11 दिसंबर को अपनी शपथ ली थी, ओथ ली थी, तो ऐसा नहीं आमतौर पे देखा जाता कि सभी मुख्यमंत्री पहले सचिवालय जाते हैं, वो नाथालय गए थे। हमारी प्राथमिकता रहेगी, जैसे आपने वीकर सेक्शन की बात कही है, और वीकर सेक्शन के लिए हमारी बहुत सी योजनाएं, जैसे सुख आश्रय योजना भी प्रारंभ की है। और साथ ही साथ इसके साथ अपनी बजट स्पीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे कोई भी हमारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंध रखेंगे, अगर कोई भी वो, मैं समझता हूँ, आप क्वालिफाई करेंगे, आपके एंट्रेंसेस क्वालिफाई करेंगे उच्च संस्थानों के, उसकी सारा, मैं समझता हूँ, उनकी जितनी फीस बनेगी वो प्रदेश सरकार उसका वहन करेगी। ये हमारी बजट स्पीच में भी माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही है। जब जब बात होती है स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की, तो कंपैरिजन होता है प्राइवेट स्कूल से कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ पाएगा, सरकारी स्कूल में बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, पढ़ाई अच्छी नहीं है। ये सोच लोगों की बनी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और आप भी इसको कहीं ना कहीं मानेंगे। उस सोच में बदलाव भी लाना है और प्राइवेट स्कूलों से कंपटीशन भी करना है। क्या इसके इतर ये भी सोच है कि हम प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों का एक ऐसा मिलन करें या फिर ऐसी सुविधा उनको दे पाए बच्चों को कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों मिलकर ऐसा काम करे कि हाँ, एक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा हो और सरकारी पढ़ रहा हो, और आर्थिक तौर पर दिक्कत ना हो? बिल्कुल आपने सही कहा कि
वर्तमान में आवश्यकता है कि जो एक बीच में अंतर आ चुका है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच, इसको मेकअप करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं अतीत की बातें कर रहा था, आपके एक समय में मैं समझता हूँ काफ़ी क्वालिटेटिव वाइज भी हमारी शिक्षा काफ़ी बेहतर थी, लेकिन कुछ वर्षों से उसमें कोविड भी एक कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां देखने को आई। अभी पीछे ही मैं देख रहा था एक सर्वे में, तो उसमें कहीं 11वें नंबर पे पायदान पे हिमाचल प्रदेश है अगर शिक्षा की गुणवत्ता की हम बात करेंगे। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो क्वालिटेटिव एजुकेशन, और क्वांटिटेटिव तो मैं समझता हूँ सर्वाधिक आपके संस्थान हमारे प्रदेश में खुल चुके हैं। आज आवश्यकता है कि इन संस्थानों को स्ट्रेंथन किया जाए। और एक पीछे मैं एक आंकड़ा भी देख रहा था कि पूरे भारतवर्ष में जो एक फिगर है, लगभग हर 30 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है, और हिमाचल प्रदेश में 12 स्टूडेंट्स के पीछे एक टीचर है। लेकिन आवश्यकता है कि हम संतुलन बैठाए, क्योंकि आपके जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरियाज, उदाहरण के तौर पे अगर हम शिमला की बात करेंगे, यहाँ पर ओवर स्टाफ होगा। अगर मैं बात अपने कहीं चंबा भरमौर की करूंगा, या फिर मैं रोडू की बात करूंगा, या फिर आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, रेणुका की बात करूंगा, तो वहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ होगी। तो आवश्यकता है कि इसमें भी संतुलन लाया जा सके। टीचर जो हमारे पास अभी उपलब्ध भी है उसका भी सदुपयोग हो, और आने वाले समय में जो हमारे पद रिक्त पड़े हैं उनको निश्चित रूप से भरा जाएगा। रोजी जी, आपने अभी तकनीक की बात की है। कोविड का जो हमने काल देखा वो वाकई में भयानक था हमारे लिए, लेकिन उस दौरान शिक्षा का बहुत नुकसान हुआ, एजुकेशन का बहुत नुकसान हुआ। वहां तक तो ठीक है जहां पर शहर में लोग थे, एक हमने अल्टरनेट ढूंढा कि वहां पर हम तकनीक का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उससे हमने एक सबक भी लिया है कि तकनीक का सहारा तो लिया गया, लेकिन आज भी उस हिसाब से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं। जो दुर्गम इलाके, फिर मैं उनकी बात करूंगा, जो ग्रामीण इलाके उनकी मैं बात करूंगा। क्या उस चीज से सबक लेकर हम तकनीक का सहारा लेकर क्वालिटी एजुकेशन वो दे सकते हैं, टीचर्स की कमी को पूरा कर सकते हैं उस तरीके से भी? जहां तक अभी आपने तकनीक की बात की वो एक पार्ट है, लेकिन वर्तमान में तो अब काफी हद तक सारी बातें सामान्य हो चुकी है। और इसमें भी कई ऐसे कोर्सेज थे, कई ऐसे आपके ट्रेड्स थे जो 1960 और 70 के दशक के चले हुए थे। अगर मैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करूंगा तो आज आवश्यकता है कि आज के समय में 2023 में हम हैं वर्तमान में, आज के समय में जिसके माध्यम से हमारे को रोजगार सृजित हो सकते हैं, चाहे हम कंट्री की बात करें, कंट्री से बाहर की बात करें, इस ओर भी हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है। और इसी बजट में उन्होंने कोई 10-12 कोर्सेज नए प्रारंभ करने की बात कही है, चाहे रोबोटिक्स की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ डाटा मशीन की बात हो, बहुत सी ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो। बहुत से कोर्सेज हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक्स में, ITIs में नए सिरे से प्रारंभ किए जाएंगे, और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे आने वाले समय बच्चों को मिलेगा। कंपटीशन होता है, हर फील्ड में होता है, लेकिन बच्चों को ये सिखाने के लिए प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, लेकिन फिर भी सिखाने के लिए कि आपको कंपटीशन में आना होगा। प्रतियोगिता होती है हर जगह, उस चीज के लिए क्या करें, कैसे प्रोत्साहित करें? कोई स्कॉलरशिप ऐसी है कि बच्चा अगर अच्छा करता है उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, सरकार उसकी मदद करेगी, वो आगे बढ़ेगा, इस तरह से कोई सोच लेकर चल रहे हैं? हाँ, एक पॉजिटिवली बच्चों को मैं समझता हूँ उनका उत्साह में कोई कमी ना आए। चलो, एक मार्किंग सिस्टम का एक अलग तरीका होता है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे आपने पॉजिटिव तरीके के सारे सुझाव यहाँ पर रखे हैं, तो ये भी इनको भी इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और छात्रों के लिए कुछ अलग से आप सोच रहे हैं? जो छात्राएं आज भी स्कूल कॉलेज तक नहीं जा पाती इस वजह से कि दूर होता है, क्योंकि सभी चाहते हैं सर कि मेरे आसपास कॉलेज हो, मेरे आसपास स्कूल हो, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? उसको लेकर आइडियाज क्या है आपके पास? सरकार ने पहले से लेके हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार रहे हैं, उसके बाद जितनी भी सरकारें रही, लगभग शिक्षा हर सरकार की प्राथमिकता रही है। और वर्तमान में भी लगभग कोई 150 के आसपास हमारे अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र में एक चुनाव क्षेत्र में 3-3, 4-4 कॉलेजेस हैं, और इनको जैसे मैंने पहले भी कहा, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, वहाँ पर बेस्ट फैसिलिटीज मिली जाए, बेस्ट टीचर्स हो, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ जो एक माहौल की बात होती है, और आज के समय में बदलते हुए दौर में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वहाँ पर उपलब्ध हो, इसके लिए निश्चित रूप से सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन स्कूलों की तरह, उसको लेकर भी सोच कैसे है आपकी? उसको लेकर आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं? उसमें जो कमियां खामियां उसको दूर कैसे किया जाएगा? कमियों का तो मैंने आपको
स्टार्टिंग में बता दिया था कि सबसे बड़ा दूर कारण कैसे तो किया यही है कि इतने पद रिक्त पड़े हैं। मैंने एक एग्जाम्पल कुप्पी का दिया था कि चौकीदार के माध्यम से आपका कॉलेज चला है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे महाविद्यालय में शिक्षा बच्चों को क्या मिलेगी। ये तो एक तरह की नाइंसाफी है कि हम चुनाव से पहले घोषणाएं कर देते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं और धरातल पे कुछ नहीं होता। तो आने वाले समय में हम इन बातों को बिल्कुल इसमें विराम लगाएंगे। हमारी जो जस्टिफिकेशन होगी, उदाहरण के तौर पे अगर आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने का पैमाना है जो हमारे एजुकेशन विभाग ने बनाया है, मिनिमम उसमें 60 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स की है, हाई स्कूल के लिए वो 40 की संख्या रखी गई है। तो एक तरह से मैं समझता हूँ फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके ये संस्थान खोले जाएंगे और जो वर्तमान में आपके संस्थान है उनको और इम्प्रूव किया जाएगा। जहाँ आपके पद रिक्त पड़े उनको भरा जाएगा। टीचर्स की जो समस्याएं जो आपने प्रारंभ में बातें कर दी थी, जो उनकी समस्या उसका भी समाधान निकालने के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं और आने वाले समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम हिमाचल प्रदेश का पूरे भारतवर्ष का अग्रणी हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। साल 2024 का बजट 23-24 का बजट पेश हो चुका है, उसमें जो जो प्रावधान किए गए हैं उससे एक शिक्षा मंत्री होने के नाते आप संतुष्ट हैं? हाँ, वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, बाकी तो मैंने सारी वित्तीय स्थिति आपके सामने रख दी है, प्रदेशवासियों के सामने भी है। जो बेस्ट पॉसिबल था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी है, उन्होंने सारी बातें हर विभाग को मैं समझता हूँ न्याय देने का प्रयास किया है। और जैसे मैंने पहले कहा, जहाँ हमारी आय के साधन और हो, अतिरिक्त हमारे को रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, और साथ ही साथ हमारे पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ की मूलभूत आवश्यकताओं को जो बेसिक नीड्स है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये और सुदृढ़ हो, इसके लिए पूरा प्रयास हमारी सरकार कर रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, बहुत होती है, ट्रेनिंग की बात होती है, क्या उस मुताबिक हम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं? केंद्र सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे होते हैं। अब डबल इंजन की बात तो पहले होती थी, अब सिंगल इंजन मान लीजिए आप, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, क्या इतना सहयोग मिलेगा? और ट्रेनिंग के लिहाज से क्या आप उतना सोच रहे हैं, कुछ कर पाएंगे आप? जब नीयत साफ हो तो सिंगल इंजन भी काम करेगा। पिछली अगर आप 5 वर्ष की बात करेंगे, इनके कार्यकाल के दौरान ही शिक्षा के क्षेत्र में हम 11वें स्थान पे पहुंचे। आपकी बातें अवश्य डबल इंजन की बड़ी होती रही, लेकिन धरातल पे वो कार्य नहीं ला पाए, और उसका एक कारण था कि जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला है। आज मैं समझता हूँ एक अटल इरादे के साथ, और जो हमने अपना पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने माननीय सदन में रखा है, वो आने वाले समय का, वो मात्र एक वित्तीय वर्ष का नहीं, आने वाले समय के लिए मैं समझता हूँ भारत के, हमारे प्रदेश का विकास का मानचित्र क्या होगा, वो उसका प्रारूप है। और हमारा पूरा प्रयास है, जैसे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, कि आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाल प्रदेश बने। उसके लिए मैं समझता हूँ जो हमने पहला बजट माननीय सदन में रख दिया है, उसकी क्रिया प्रारंभ हो चुकी है और हम इसके लिए अग्रसर है। सर एक बात बताइए, अलग तरीके का मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्योंकि हर मंत्री का ये सपना होता है कि मेरा डिपार्टमेंट सबसे अव्वल रहे। कंपटीशन तो आपके बीच में भी होता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कंपटीशन होना चाहिए। अब एक बच्चा जब एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर हायर एजुकेशन तक जा रहा है, उसके बीच में उसकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम कैसे हो रहा है, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है? कुछ अलग करना होगा, हमें स्टेट से भी अपना पूरा कंपटीशन करना है, हमें बच्चे को भी सिखाना है। हिमाचल प्रदेश के बच्चे अगर अपना उज्जवल भविष्य करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की भागीदारी बढ़ेगी, कोई आईएएस बनेगा, कोई इसी सरकार में अधिकारी आने वाले वक्त भी बन सकता है, आपकी पार्टी में सरकार होगी तो उसमें भी पूरा अपना भूमिका निभा सकता है। इसको लेकर एक सोच रखनी होगी। क्या अलग से आपके अधिकारी, आपकी टीम उस पर भी काम करती है क्या? इस पर भी पूरा प्रयास हो रहा है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा विभाग की एक सोच स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ परिवर्तन हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे विशेषकर अगर शिक्षा विभाग की बात करें, इसको तो ट्रांसफर महकमा ही कहते हैं। तो आज जो हमारी सरकार बनी है और जो एक सोच के साथ, चाहे शिक्षा विभाग की व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री, उनका तो आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहता है, हमारा पूरा फोकस शिक्षा विभाग पे रहेगा, क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले।
और टोटल स्टूडेंट सेंट्रिक रहे, उनके हित में रहे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। डी नोटिफाई की बात आपने की है। जब मैं बातचीत कर रहा था तो मौजूदा राजनीति में ये बहुत प्रेशर डाला जा रहा है विपक्ष की ओर से, डी नोटिफाई कर दिया, आते ही हमारे संस्थान मंत्री, हमने तो हिमाचल के बारे में बहुत सोचा था। इस मौजूदा राजनीति को लेकर आप क्या कहेंगे? एक तो संकट है आर्थिक तौर पर, आपने कहा कि जो मजबूरियां हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं और आय के संसाधन हम बढ़ा रहे हैं, आपकी सरकार बढ़ा रही है, उस तरीके से काम करना है, मौजूदा राजनीति को हैंडल भी करना है, कैसे देखते हैं आप? डी नोटिफिकेशन के बारे में आपने बात कही, ये कहीं पर भी मैं समझता हूँ बात तर्क संगत नहीं कि चुनाव से पूर्व लगभग कोई 920 संस्थान आप खोल दो, जिसमें लगभग कोई 4-5 हजार करोड़ का खर्चा लगना है, वो तो चलो अपनी जगह है ही है। ऊपर से जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने शिक्षा विभाग का उदाहरण आपके समक्ष रखा, शुरू के 4.5 वर्षों में आप सिर्फ 2 कॉलेज खोलो और अंत के 3-4 महीनों में आप 2 दर्जन कॉलेज खोल दो। ये किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ जस्टिफाइड नहीं है और आनंद फानन में नोटिफिकेशन कर दो। फिर आप तुलना के लिए अगर हमारी पिछली कांग्रेस सरकार की कार्यकाल की बात करेंगे 2013 से 17 के बीच, क्योंकि उस दौरान भी वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में भूतपूर्व विकास हुआ था। हमारे शुरू के 4.5 वर्षों में हमने 42 कॉलेजेस खोले थे, इन्होंने 2 खोले और अंत के 5-6 महीनों में भी हमने 15 कॉलेजेस खोले थे। स्कूल्स का मैंने उदाहरण आपके समक्ष रख दिया। इसी तरह से आपके बिजली बोर्ड का उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूँगा। लगभग इन्होंने कोई 33 संस्थान 33 एसटीओ से लेकर सर्कल ऑफिस तक बिजली बोर्ड के आपने प्रदेश में खोल दिए और वर्तमान में बिजली बोर्ड का ही लगभग कोई 1800 करोड़ का घाटा है। और पिछले 40 वर्षों में यानी 4 दशकों में, जिसमें शांता कुमार जी भी मुख्यमंत्री रहे, धूमल साहब मुख्यमंत्री रहे, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ 5 आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में संस्थान खुले थे, इन्होंने 33 खोल दिए लास्ट के 4-5 मंथ्स में। और इसमें कहीं पर भी ना मैं समझता हूँ उसकी किसी तरीके की वायबिलिटी देखेगी, सिर्फ एक ही था वह किस तरह से हमने अपनी सरकार की मिशन रिपीट करनी है, क्योंकि नड्डा जी भी केंद्र में हमारे राष्ट्रीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी की उनकी होम स्टेट है, उन्होंने बिल्कुल मैं समझता हूँ एक प्रेस्टीज बना दी थी और बड़ा चुनाव हुआ धन बल और जनबल के बीच में, जनबल की जीत हुई और आज हमारे को जनादेश मिला है और हम जो भी कार्य करेंगे प्रदेश के हित में करेंगे और जो जो विभाग हमारे को दिए है उसको पूरा न्याय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल आपसे, राइजिंग हिमाचल का मंच है, हिमाचल राइज करे, हमारे माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सीधे हिमाचल की जनता आपको सुन रही है जी। आश्वस्त कैसे कर पाएंगे? आने वाले वक्त में क्या क्या हिमाचल में बदलाव हो पाएंगे? नई स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उससे लोगों को फायदा कैसे हो? सबसे बड़ा प्रमाण जो हमारी सोच का है, जो मैं समझता हूँ एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट, जो बजट हमने 17 मार्च को इस माननीय सदन में रख दिया है, वो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ प्रूफ मान सकते हैं आप, जिसमें हमने सारे विभागों को लेकर, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे अपने आय के साधन हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करनी थी, उदाहरण के तौर पे एक्साइज ड्यूटी का एग्जांपल आपके सामने है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान 10-10% वो बढ़ाकर हर वर्ष अपने जो भी लिकर वेंट्स हुआ करते थे उसको दिया करते थे। हमने लगभग कोई 40% के आसपास ये रिकॉर्ड है आज तक का, हमारी एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हुआ। प्रदेश को 520 करोड़ अतिरिक्त मिले हैं। वाटर सेस जो आपके और ज्वाइनिंग स्टेट्स, आपके उत्तराखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, वहाँ पर वाटर सेस लगा हुआ है। आज आपने वो भी मैं समझता हूँ उसको भी प्रारंभ करके लगभग कोई, वैसे तो 3000 करोड़ का आंकड़ा दिया जा रहा, पर मिनिमम आपको 1000 करोड़ आपको प्रदेश को मिलेगा। ये सारे स्टेप इन राइट डायरेक्शन है और अपने जैसे मैंने पहले कहा, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए बजटरी प्रोविजन किया गया है। अपने जो बेसिक सेक्टर्स है जिसके माध्यम से हमारे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, चाहे टूरिज्म की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ चाहे पावर सेक्टर की बात हो, इन सब के लिए बजटरी प्रोविजन करके नीति लाकर मैं समझता हूँ आने वाली दिशा तय की है। ये पॉलिसी वाकई में आने वाले वक्त में हिमाचल के बहुत कारगर साबित हो, ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि 100 दिन का विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आने वाले वक्त में जरूर आपसे ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले वक्त। धन्यवाद। और आपको भी खबरें अभी तक और जो हमारा राइजिंग हिमाचल कॉन्क्लेव है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार जोरदार ताली इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
सार्थक चर्चा का दौर यहाँ पर चला। मैं खबरें अभी तक की ओर से डॉक्टर एस मिन्हास जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और मंत्री जी को सम्मानित करें। तो जोरदार तालियां यहाँ पर इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बात हुई है। शिक्षा के क्षेत्र को अगर इस समय हम बात करें तो विकास की एक नींव के तौर पर भी देखा जाना गलत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे युवा सक्षम होंगे, हमारे छात्र सक्षम होंगे तो वो कुछ भी चाह सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत की 70% जो आबादी है वो 15 से लेकर 29 वर्ष के लोगों की है। तो ऐसे में कितनी जरूरी है शिक्षा ताकि हमारे भारत की तस्वीर बदले, हिमाचल प्रदेश की तस्वीर बदले।